our today's topic of discussion, that is organism. First of all बच्चे इसकी definition देख लेते हैं. Various organs in plants and various organ systems in animals are assembled together to form an individual, the whole organism. तो क्या कह रहे हैं बच्चे कि जब डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन्स प्लस ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से हमारे पास एक कंप्लीट क्या बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है. ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से हमारे पास क्या बनता है बच्चे, एक इंडिविजुअल बनता है. ओके, द होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इंडिविजुअलिटी एज फार एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न. तो उन्होंने कहा जहाँ तक हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियों की बात करें तो उसमें क्या होती है, इंडिविजुअलिटी होती है. इंडिविजुअलिटी को हम इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं इनफरादियत. मतलब कि वो किसी भी दूसरे फर्द से मुख्तलिफ होती हैं. जैसे बच्चे अगर आप अपने आप को देखें तो आपकी शक्ल, आपकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी सारे के सारे जो आपके जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं. तो सेम यही कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, इनफरादियत पाई जाती है. एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन रेस्पेक्ट. कि डिफरेंट तरीकों में, डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट खूबियों में वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होता है. The various functions, processes, activities of an organism are coordinated. ये हमारे पास एक बहुत ही इसका की फीचर है कि इसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट प्रोसेसेस या जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं बच्चे, कोऑर्डिनेटेड होती हैं. कोऑर्डिनेटेड मतलब उनका आपस में एक प्रॉपर कांटेक्ट, एक राब्ता होता है. एक के कम होने से दूसरी एक्टिविटी भी कम या ज्यादा होती है. तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरह से एक्टिविटीज या फंक्शंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं. In animal all the systems work in coordination with each other. Same point के animals में भी सारे के सारे और plants में भी जो organs या organ systems होते हैं वो coordination के साथ काम करते हैं, coordinated होते हैं. So here is the example that for instance if a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working but there is an increase in the rate of respiration and heartbeat to supply the muscles with increased oxygen and food which they need for continuous exercise. अब यहाँ पर उन्होंने जो एग्जाम्पल ली है वो किसकी ली है, एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज में बच्चे हम अपनी बॉडी को मूव करवा रहे होते हैं और मूवमेंट किसके जरिए से होती है, मसल्स के जरिए से. तो उन्होंने कहा ना सिर्फ यहाँ पर मसल्स मूव कर रहे होते हैं या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं बल्कि देयर इज एन इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन. रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब जो सांस लेने का प्रोसेस होता है वो भी ज्यादा तेज हो जाता है. और थर्ड उन्होंने क्या बताया हुआ है, एंड हार्ट बीट और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है. अब एक्सरसाइज के दौरान इन्होंने 3 एक्टिविटीज बताई हैं. तो इन तीनों का हम देखते हैं कि क्या क्या होती हैं. पहली इन्होंने बताई है बच्चे कि हाई मसल्स एक्टिविटी. मसल्स बहुत की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है जो कि हम एक्सरसाइज के दौरान कर रहे होते हैं. दूसरा इन्होंने बताया बच्चे कि इंक्रीज क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. तीसरी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है. अब क्या लॉजिक है इन तीनों के ज़्यादा होने की. देखिए बच्चे एक्सरसाइज में हमने क्योंकि बॉडी को मूव करना होता है इस वजह से मसल्स ज़्यादा काम कर रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने क्या करवाना होता है, मूवमेंट करवानी होती है हमारी बॉडी की. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन क्यों ज़्यादा होती है. तो बच्चे रेस्पिरेशन ज़्यादा क्यों होती है, चलिए इसको देख लेते हैं. असल में हमें मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. किस काम के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हम जो फूड लेते हैं उस फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. लेकिन फूड से एनर्जी बनने का प्रोसेस कौन सा होता है बच्चे, रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है.
ठीक हो गया। और वो एनर्जी फिर किसके लिए इस्तेमाल हो रही होती है? मूवमेंट के लिए। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा वहां पर मूवमेंट होगी। समझ आ गई इस चीज की? तो अब चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि रेस्पिरेशन हाई क्यों होती है। क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और ज़्यादा मूवमेंट के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें किस प्रोसेस से मिल रही होती है बच्चे? रेस्पिरेशन से मिल रही होती है। तो रेस्पिरेशन इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उस प्रोसेस से हमें ज़्यादा सारी एनर्जी मिलती है। अब तीसरी बात कि हार्ट बीट क्यों तेज हो जाती है, तो चलें इसको देख लेते हैं कि उन्होंने कहा जब हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। इसकी रीजन देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हार्ट बीट मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हार्ट बीट ज्यादा हो गई। हमने अभी अभी कहा कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक हो गया। और बच्चे एनर्जी हमने कहा कहाँ से मिलती है? फूड की ब्रेकडाउन से मिलती है। ठीक है। और फूड की ब्रेकडाउन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन हमें किस प्रोसेस के जरिए से मिलती है बच्चे? रेस्पिरेशन के जरिए से ऑक्सीजन मिलती है। समझ आ गई इस चीज की? लेकिन मसला यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पर पहुंचती है बच्चे? हमारे लंग्स में पहुंचती है। और एक्सरसाइज के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने मसल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ये ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ पर पहुंच जाए? हमारे मसल्स में पहुंच जाए। समझ आ गई इस चीज की? तो लंग्स से मसल में ऑक्सीजन किसके जरिए से पहुंचेगी? ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से पहुंचेगी। ब्लड जितना तेजी से सर्कुलेट करेगा उतनी ही हार्ट बीट तेज होगी। समझ आ गई इस चीज की? तो चलिए अब हम जाके देखते हैं हार्ट बीट क्यों ज्यादा होती है। क्योंकि इसने सप्लाई ज्यादा करनी होती है किस चीज की? ऑक्सीजन की। सो देयर इज एन इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत कोऑर्डिनेशन है। हार्ट बीट इसलिए तेज होती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करनी होती है। तो अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमारी मूवमेंट ज्यादा हो रही होती है। ज्यादा मूवमेंट के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उस ज्यादा एनर्जी के लिए हमें रेस्पिरेशन ज्यादा करनी पड़ती है। और रेस्पिरेशन जब ज्यादा करते हैं तो हमें क्या चीज ज्यादा चाहिए होती है? ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। और वो ऑक्सीजन कैसे हमें मिलती है? ब्लड सर्कुलेशन के जरिए। ब्लड जितना तेजी से सर्कुलेट करता है हमारी हार्ट बीट उतनी ही तेज हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत कोऑर्डिनेशन रखी हुई है हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान में। वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं जब हम सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। So this was a simple and one example of coordination of organ systems in an organism, while there are hundreds of such examples of coordination in organism. Coordination means in animals the coordination is achieved by means of nervous system. कोऑर्डिनेशन मीन्स में बच्चे पहले आपको बताती चलूं कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनके जरिए से कोऑर्डिनेशन होती है हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के दौरान। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे कौन सी चीज है जो हार्ट बीट को जाके बता रही है कि अब अपनी ब्लड सर्कुलेशन तेज कर दो, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए? कौन सी चीज है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा स्पीड अप कर रही है कि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आप स्पीड अप हो जाओ? तो कोऑर्डिनेशन किसके जरिए से होती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास एनिमल्स के केस में बच्चे दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। In animals, the coordination is achieved by means of nervous system and endocrine system. First one is nervous system and second one is endocrine system. नर्वस सिस्टम में मैसेज किसके जरिए से जाता है बच्चे? न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए से जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व सेल्स में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक हो गया। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज हमारे पास किसके जरिए से जाता है?
हार्मोन्स के जरिए से जाता है, और हार्मोन्स भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये केमिकल्स ब्लड के थ्रू मूव करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स किसके जरिए से मूव करते हैं बच्चे? आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनफ स्पेस बट आई हैव टू राइट। वो हमारे पास नर्व सेल्स के जरिए से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सेल्स के जरिए से ट्रांसफर होते हैं, जबकि हार्मोन्स किसके जरिए से ट्रांसफर होते हैं बच्चे? ब्लड के जरिए से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास इन दोनों में। और वेराज इन प्लांट्स ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इज ब्रॉट अबाउट हार्मोन्स। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए से होती है? हार्मोन्स के जरिए से होती है। ठीक हो गया। तो हमने एनिमल्स में देखा कि दो हमारे पास सिस्टम्स हैं जिनके जरिए से कोऑर्डिनेशन होती है। पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास क्या था बच्चे? एंडोक्राइन सिस्टम। जबकि अगर हम प्लांट्स में देखें तो वहां सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए से कोऑर्डिनेशन होती है? हार्मोन्स के जरिए से कोऑर्डिनेशन होती है। Organism work as a whole and it interacts and responds to the environmental changes as a whole। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं और ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म का काम बनता है। ऑर्गेनिज्म ओवरऑल एक काम कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर हम अपने हाथ के जरिए से कोई चीज उठा रहे होते हैं तो ओवरऑल हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है। ये नहीं होता कि हमारा सिर्फ हाथ काम कर रहा होता है और बाकी बॉडी स्लीपिंग मोड पे होती है। या अगर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम आंखों से पढ़ रहे हैं और बाकी बॉडी स्लीपिंग मोड पे है। हमारा पूरा बॉडी ओवरऑल वर्क कर रही होती है। और उसके अलावा उन्होंने कहा दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एज अ होल, कि जब भी कोई एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो पूरी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। जैसे अगर बाहर गर्मी हुई तो पूरी बॉडी हमारी हीटअप हो जाती है, बाहर सर्दी हुई तो हमारी पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है। सो दीज आर सम की फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें हमने बच्चे सबसे पहले डिस्कस किया ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को, और उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन के बाद ये सारे के सारे हमने इसके क्या डिस्कस किए हैं बच्चे? की फीचर्स डिस्कस किए हैं। ठीक हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन लेवल। ओके, सो पॉपुलेशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अब आप यहाँ पर देखें, तीन चीजें आपने याद रखनी है। पहला कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेम स्पीशी के होते हैं। दूसरा दे आर लोकेटेड एट द सेम प्लेस, एंड तीसरा दे आर प्रेजेंट इन द सेम टाइम। ठीक हो गया। तो जैसे कि बच्चे, अगर आप इस वक्त सारे बायो की क्लास में बैठे हुए हो तो ये सेम टाइम है, सेम क्लास है। और इवन इफ यू पीपल आर सिटिंग इन आवर क्लासरूम तो वो एक सेम प्लेस होगी और आप सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हो, दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से आप लोग हमारे पास क्या हो? एक पॉपुलेशन हो। ठीक है। सो हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स आर नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, के राइस के फील्ड में रैट्स की तादाद हमारे पास एक पॉपुलेशन को शो करेगी। सिमिलरली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप सारे एक क्लासरूम में बैठे हुए हो तो क्लासरूम हमारे पास सेम प्लेस हो जाएगा और वो बायो के लेक्चर का टाइम सेम टाइम हो जाएगा और आप सब सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हो। तो आप ये तीनों फैक्टर्स इस चीज में मौजूद होंगे। इस वजह से आपकी बायोलॉजी क्लास, स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास हमारे पास एग्जाम्पल बन जाएगी किसकी? पॉपुलेशन की। और थर्ड एग्जाम्पल है बच्चे ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। आप इस डायग्राम में बच्चे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसको दिखाया गया है? ह्यूमन बीइंग्स को दिखाया गया। इसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिखाया गया। और ह्यूमन बीइंग सारे एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज हमारे पास क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। एंड here are some attributes of population जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। सम ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर फॉलोइंग, जिसमें जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर आ जाते हैं। सॉरी, ओके, सो एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास पहला है जीन फ्रीक्वेंसी।
जीन फ्रीक्वेंसी बच्चे असल में ये बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जीन हमारे पास है, मैं जीन यहाँ पर ले लेती हूँ ए, और ये कोई क्रोमोसोम है, मैं कहती हूँ ये क्रोमोसोम नंबर है ए, ठीक हो गया। इसका ये वाली पोजीशन पर इसकी एलील कैपिटल ए पड़ी हुई है और इसकी इस वाली पोजीशन पर इसकी स्मॉल ए वाली एलील पड़ी हुई है। तो जीन फ्रीक्वेंसी में ये देखा जाता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में, जैसे अगर 100 पीपल हैं, एक पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं बच्चे, 100 इंडिविजुअल्स हैं। 100 इंडिविजुअल्स में हमारे पास कौन सी, ये अब देखें, एक जीन की कितनी एलील्स हैं, 2 एलील्स हैं। एक जीन की हमारे पास कितनी एलील्स होती हैं, 2 एलील्स होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि इनमें फ्रीक्वेंसी कुछ यूं है कि 180 इसमें कैपिटल ए एलील है और 20 इसमें सिर्फ कौन सी एलील है, स्मॉल ए एलील है। तो ये इसकी क्या कहलाती है, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में हमारे पास थे 100 इंडिविजुअल, इन 100 इंडिविजुअल्स में हम लोग देखेंगे कि हमारी जीन की एलील, असल में इसको एलील फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, कि हमारी कैपिटल ए वाली एलील कितनी मौजूद है और स्मॉल ए वाली एलील कितनी मौजूद है। तो उनका नंबर उनकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीन फ्लो। जीन फ्लो में बच्चे ये देखा जाता है कि कोई भी जो स्पेशल जेनेटिक वेरिएशन है अगर एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। एंड देन एज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली एज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आपकी सोसाइटी, आपकी पॉपुलेशन है 100 लोगों की, तो 100 लोगों में देखा जाता है कि 20 लोगों की जो एज है वो हमारे पास है 20 ईयर्स। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चे, एज ले रहे हैं, जो कि किस में ले रहे हैं, ईयर्स में ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम कह रहे हैं कि 20 ईयर्स है और बाकी लोगों की है आई गेस 60 ईयर्स, इसी तरह से कुछ की है सिर्फ 10 ईयर्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कहलाती है एज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बताया जाता है कि इस पॉपुलेशन में इतनी एज के, मतलब जैसे 10 ईयर्स के कितने लोग हैं, 20 ईयर्स के कितने लोग हैं, 30 ईयर्स के कितने लोग हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में देखा जाता है कि अगर ये वो पूरी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन मौजूद है, तो इसमें मैं कहूँ कि ये इस जगह पर बहुत ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही डेंस है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं लोग हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअल में पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन को शो कर रही होती है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर बच्चे ये है, जैसे ज़्यादा लोगों के बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ों जैसे खुराक पर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि फूड की डिमांड बढ़ जाती है और एनवायरनमेंट से वो फूड की डिमांड पूरी नहीं हो रही होती। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर। के पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से एनवायरनमेंट पर प्रेशर पड़ गया है, ठीक हो गया। सो दीज आर सम की फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन जो कि आपने अच्छे से याद करने हैं।